हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और आज हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का पहला सम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो लिख के दे, द बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज इज अंडर। लाइबिलिटीज लिख के दिया, रुपीज लिख के दिया, असेट लिख के दिया, रुपीज लिख के दिया। तो लाइबिलिटीज में आपको हमेशा दो ही चीज आइडेंटिफाई करना है कि पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप है कि पार्टली पेड अप है। फिर दूसरा आपको ये चेक करना है कि आपके पास क्या क्या डीपी है। डीपी का मतलब होता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया रहेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट में कौन कौन से नाम होते हैं और फुल्ली पेड और पार्टली पेड अप क्या होता है। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिख के दिए 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इज फुल्ली पेड अप, रुपीज 5 लाख। ओके, तो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया है कि मेरा जो प्रेफरेंस शेयर है वो पूरा का पूरा फुली पेड अप है। तो फुली पेड अप का मतलब क्या हुआ कि एक शेयर 100 रुपए का है, तो सारे के सारे लोगों ने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया कंपनी को। मतलब किसी का पैसा कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स के बारे में लिख के दिया, बड़ो हमारे काम की चीज इसको छोड़ दो। सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी छोड़ दो। जनरल रिजर्व हमारा डीपी हो जाएगा। लास्ट टाइम पे मैंने आपको डीपी के कुछ 5 नाम बताया था, वो लास्ट लेक्चर से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बट आपको तो भी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो जैसे P&L अकाउंट आपका जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व आपका सॉरी, P&L अकाउंट आपका डीपी है, जनरल रिजर्व आपका डीपी है, रेवेन्यू रिजर्व आपका डीपी है। फिर बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका डीपी है। फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये आपका डीपी है। तो टोटल ये 5 रिजर्व मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना कि ये डीपी है। इनके अलावा जो भी आपका डीपी होगा, मतलब इनके अलावा जो भी रिजर्व होगा वो आपका नॉन डीपी हो जाएगा। फिर आगे लिखा था 8% डिबेंचर, ये भी हमारे काम की चीज नहीं, ये भी नहीं है, तो वो छोड़ दो, हो गया। On the award date, the company decided to redeem its preference shares of 10% प्रीमियम। ओके, तो कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है, वो भी 10% प्रीमियम पे। फॉर दिस पर्पज द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ अ 10%। ओके, तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, एंड इश्यूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। ओके, और कंपनी ने मार्केट में 25,000 का इक्विटी शेयर्स बेचा 10 रुपए के हिसाब से, वो भी पार पे। एंड द प्रेफरेंस शेयर्स वेर ड्यूली रिडीम, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया गया। एंड ऑल द मनी अंडर न्यू इश्यू वॉज रिसीव्ड एंड ऑल मनी ऑन रिडम्पशन वॉज पेड। तो कंपनी ने जो न्यू इश्यू किया था मार्केट में, जो नया शेयर्स बेचा था, उसका पैसा भी आ गया और रिडम्पशन का पैसा भी पे कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट। तो सारे के सारे लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको रिडम्पशन की प्रोसीजर को क्या करना है, फॉलो करना है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग को इसके अंदर जर्नल एंट्री पूछा है बस। तो हम लोग को इजी वाले क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो लेट्स आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आप लोग रिडेम्पशन का सम सॉल्व करेंगे तो रिडेम्पशन का सम सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, एक वर्किंग नोट करना है। और उस वर्किंग नोट में आपको दो इक्वेशन सॉल्व करना है। दो इक्वेशन सॉल्व करने का पर्पस क्या है यहाँ पे, इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा पर्पस ये है कि जब हम लोग एंट्री पास करेंगे ना, तो एंट्री लोगों को पास करना तो आ जाता है लेकिन उसमें वैल्यू लिखना लोगों को नहीं आता। तो ये इक्वेशन आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है। तो सबसे पहला इक्वेशन है नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस डीपी। ये पहला इक्वेशन है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस डीपी का मतलब क्या हुआ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये आपको बैलेंस शीट में लिख के दिया रहेगा इसका वैल्यू। तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था कि 5 लाख रुपए लिख के दिया है। तो वो आपका नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। देखो 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इज फुली पेड ऑफ 5 लाख रुपीज। दिख रहा है। तो ये 5 लाख रुपीज में मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। मतलब कंपनी ने 5 लाख रुपया पब्लिक से लिया है। और कंपनी ये 5 लाख रुपया का जुगाड़ कहाँ से करेगी मालूम है, दो जगह से करेगी। मतलब कंपनी को ये 5 लाख रुपया पे करना है। तो कंपनी को ये 5 लाख रुपया पे करने के लिए सबसे पहला इस्तेमाल करेगी फ्रेश इश्यू का पैसा। अगर पैसा कम पड़ा तो डीपी में से पैसा लेगी। तो क्या हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्या उसके अंदर फ्रेश इश्यू के बारे में लिख के दिया था। फ्रेश इश्यू का मतलब होता है कि न्यू शेयर्स, कंपनी मार्केट में कोई शेयर्स इश्यू कर रही है क्या। तो यस, ऑफकोर्स यहाँ पे क्वेश्चन में देखो लिख के दिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे इश्यूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। दिख रहा है यहाँ पे, देखो इश्यूड 25,000 इक्विटी शेयर्स
मतलब क्वेश्चन में मेंशन है कि कंपनी मार्केट में क्या करी, 25,000 इक्विटी शेयर्स बेच रही। ठीक है, तो 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10 तो इज इक्वल टू 2,50,000, ये हमारा फ्रेश इशू आ जाएगा। प्लस देखो कंपनी ने 5 लाख रुपया लिया है, 5 लाख रुपए का जुगाड़ कंपनी ने सबसे पहले फ्रेश इश्यू से कर लिया। अब कंपनी को कितने अमाउंट का शॉर्टेज हो रहा है, तो ये 5 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो हमें शॉर्टेज पता चल जाएगा 2,50,000 का। तो 2,50,000 डीपी में से लेंगे, तो जरा चेक करते कि क्या हमारे डीपी में उतना पैसा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व नजर आता रहेगा 3 लाख रुपए, बराबर। जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है बस। तो मुझे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए, तो मैं 2,50,000 ही यहाँ पे लिखूंगा और ये जनरल रिजर्व लिख दूंगा यहाँ पे। और यही पहला डीपी का जो पैसा रहता है कंपनी इसी को सीआरआर में ट्रांसफर करती है, मतलब कैपिटल रिडम्पशन लिख रहा हूँ मैं। अब ये क्या होता है जब मैं सम सिखाऊंगा तो आपको समझेगा। तो फिलहाल आप लोग को अपने इक्वेशन को इस तरह बैलेंस करना है। मतलब जब भी हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का सम सॉल्व करेंगे तो आपको पहले इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना है। फिर हमारा दूसरा इक्वेशन आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो कंपनी को रिडम्पशन करते समय जब प्रीमियम के पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी दो जगह से पैसे का जुगाड़ करती है। तो सबसे पहला पैसा लेती है डीपी में से, पैसा अगर कम पड़ा तो कंपनी लेगी, सॉरी सबसे पहले एसपी में से फिर बाद में डीपी में से पैसा लेगी। तो क्या ये रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है? हाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे लिख के दिया है। ऑन दी अवार्ड द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ओके, तो कंपनी 10% प्रीमियम पे क्या कर रही है, रिडम्पशन कर रही है। तो आपको क्या करना है, ये 5 लाख रुपीज है, ये 5 लाख रुपीज का आपको 5% निकालना है। तो 5 लाख का अगर मैं 5% निकालूंगा तो कंपनी को एक्स्ट्रा कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 25,000 रुपीज। तो प्रीमियम और रिडम्पशन 5 लाख का 5% निकाला, 25,000 आ गया। अब हम लोग को ये 25,000 का पैसे का जुगाड़ हमें दो जगह से करना है, एक एसपी में से लेना है, दूसरा डीपी में से लेना है। तो पहले देखते हैं कि क्या एसपी में कुछ पैसा पड़ा हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख के दिया रहेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिख के दिया 4 लाख। ओके, बट मुझे चाहिए कितना, सिर्फ और सिर्फ 25,000। जितना पैसे की जरूरत रहेगी उतना पैसा हम लोग एसपी में से ले लेंगे। तो बोलो डीपी में से कुछ पैसा लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हो गया। तो इस तरह आपको अपने इक्वेशन को क्या करना है, सेम सेम रखना है। 25,000 यहाँ पे, 25,000 यहाँ पे, 5 लाख यहाँ पे, 5 लाख यहाँ पे, बस। ये इक्वेशन अगर आपको आ गया तो इजीली आप लोग कोई भी एंट्री का क्या कर सकते हो, वैल्यू इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट होगा हमारा, तो जैसे वही लिखना है हम लोग को, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, शिवा लिमिटेड, शिवा लिमिटेड। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, पर्टिकुलर्स एंड डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है, तो आपको फ्लैशबैक में एक बार लेके जाता हूँ कि मैंने 4 कंपलसरी एंट्री आपको क्या लिख के दी थी। तो देखो कंपलसरी एंट्री में, तो सबसे पहला मैंने लिख के दिया था कि अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। तो अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन की दो एंट्री थी, एक एट पार वाली एंट्री और एक प्रीमियम वाली एंट्री। तो यहाँ पे कौन सी वाली एंट्री आएगी मालूम है, प्रीमियम वाली एंट्री आएगी, क्योंकि रिडम्पशन जो हो रहा है प्रीमियम पे हो रहा है, इसलिए प्रीमियम वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मैंने प्रीमियम वाली एंट्री क्या लिख के दी है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये वाली एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो बस मैंने ऑलरेडी लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर 1। तो आएगा प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बस मैंने एंट्री लिख दिया। अब आपको वैल्यू क्या करना है, देखो। तो आपको कैपिटल का पैसा मतलब पहला जो डेबिट में लिख के थे उसमें 5 लाख लिखना है, प्रीमियम वाले में आपको 25,000 लिखना है, 5,25,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल में 5 लाख रुपीज और प्रीमियम में 25,000 रुपीज। दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 5,25,000। नाउ नरेशन बी अमाउंट
पेबल ऑन रिडम्पशन एट प्रीमियम हो गया। तो ये फर्स्ट हमने कंपलसरी एंट्री पास की। फिर दूसरी हमारी कंपलसरी एंट्री कौन सी है, आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरी हमारी कंपलसरी एंट्री है ट्रांसफर टू सीआरआर। मतलब कंपनी को जब भी रिडेम्पशन करना पड़ता है तो रिडेम्पशन करने के लिए कंपनी एक अलग से रिजर्व क्रिएट करती है जिसे कहा जाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो इसका वैल्यू एंट्री क्या आएगा, डीपी अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। तो आपको डीपी नहीं लिखना है, उस डीपी की जगह पे उस पर्टिकुलर रिजर्व का नाम लिखने का है। तो देखो ये जो पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाया है, और पहले इक्वेशन में जो डीपी का पैसा मैंने 2.5 लाख रुपए लिया ना, ये 2.5 लाख रुपए मैंने कौन से रिजर्व में से लिया, जनरल रिजर्व में से। इसी पैसे को कंपनी क्या करती है, सीआरआर में ट्रांसफर करती है, सीआरआर में, ठीक है। तो मैंने एंट्री लिख के दिया आपको, डीपी अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट ना। तो आपको डीपी नहीं लिखना, वो पैसा आपने कहाँ से लिया, जनरल रिजर्व में से। इसलिए एंट्री इसकी आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बस, तो ये मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है 2,50,000, ये वाला वही सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे जर्नलिज्म में 2,50,000 लिख दूंगा, और यहाँ पे भी 2,50,000 लिख दूंगा। नाउ नरेशन बीइंग CRR created out of profit। ओके, हो गया। थर्ड थर्ड वाली एंट्री हमारी क्या है, थर्ड वाली एंट्री मैंने आपको कंपलसरी में क्या लिख के दिया है, लिख के दिया है कि रिटेन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो कंपनी जब रिडम्पशन प्रीमियम पे करती है तो कंपनी को लॉस होता है, तो उस लॉस को राइट ऑफ करती है। तो राइट ऑफ करने के लिए कंपनी वो पैसा कहाँ से लेती है, एसपी में से लेती है, डीपी में से लेती है, और उस तरह उसको राइट ऑफ करती है। तो देखो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का पैसा जो 25,000 रुपीज है, वो हमने कहाँ से लिया है, एसपी में से लिया है या दोनों जगह से लिया है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो मैंने सिर्फ एसपी में से 25,000 लिया, डीपी में से नहीं लिया। इसलिए फिर इसकी एंट्री एसपी करके आएगी। मतलब देखो मैंने एंट्री यहाँ पे क्या लिखा है, एसपी अकाउंट डेबिट, डीपी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ना। तो यहाँ पे डीपी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ एसपी आएगा, क्योंकि मैंने पैसा एसपी में से लिया है। इसलिए एसपी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो बस, तो वो एंट्री मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो एंट्री आएगा, एसपी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो वही सेम 25,000 आपको लिखना है, 25,000, 25,000, क्योंकि आपने एक ही जगह से पैसा लिया है। देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 25,000 आपने कहाँ से लिया है, एसपी में से लिया है। इसलिए वही वैल्यू मैंने यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख दी है। तो नरेशन बीइंग, जो मैंने आपको हेडिंग लिख के दी वही आपको लिखना है। तो बीइंग रिटेन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, शॉर्टकट में लिख दिया, समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एंड फाइनल एंट्री, मतलब कंपलसरी एंट्री, उसके बाद ऑप्शनल भी आती है। तो फोर्थ में मैंने लिखा पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हम अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अब उनको पैसा दे देंगे। तो फिर हम लोग एंट्री पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो आपको चेक करना है कि प्रेफरेंस होल्डर मैंने कहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, कितना लिखा है, 5,25,000। वही सेम यहाँ पे मैं लिख दूंगा, 5,25,000 यहाँ पे लिख दूंगा, और 5,25,000 यहाँ पे लिख दूंगा। नरेशन आ जाएगा, बीइंग पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये चार मैंने कंपलसरी आपको लिख के दे दिया एंट्री। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल एंट्रीज है। तो ऑप्शनल एंट्रीज में मैंने आपको दो एंट्री लिख के दी है। तो सबसे पहला मैंने ऑप्शनल एंट्री में आपको लिख के दिया फ्रेश इशू के बारे में। फ्रेश इशू का मतलब होता है सेल ऑफ न्यू शेयर, मतलब नया शेयर जब अगर हम लोग सेल करेंगे, या तो पार पे सेल करेंगे या तो प्रीमियम पे सेल करेंगे। अगर हमने फ्रेश इशू पार पे किया है, अगर हमने फ्रेश इशू पार पे किया है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आएगा। अगर हमने प्रीमियम पे किया रहेगा तो ये वाली एंट्री आ जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चन में हमने पार पे किया था। सर आपको कैसे पता चला पार पे किया, तो देखो यहाँ पे लिख के दिया, देखो 25,000 दिखता रहेगा, इश्यू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, दिख रहा है, पार।
तो पार पे हमने शेयर्स को क्या किया, बेचा है, इसलिए पार वाली एंट्री आएगी। ओके, तो पार वाली एंट्री अगर मुझे पास करना तो मैं क्या पास करूंगा, तो फिफ्थ नंबर पे आएगा, मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा शेयर बेचा वो आपको लेना, तो मैंने इक्विटी शेयर बेचा, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर वो पैसा कहाँ से लेने का, देखो यहाँ पे ये जो मैंने फ्रेश इशू किया है यहाँ पे 2,50,000, ये वाला वैल्यू आपको फ्रेश इशू में लिख देना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बस। तो मैं यहाँ पे 2,50,000 लिख दूंगा और यहाँ पे 2,50,000 लिख दूंगा। नरेशन बी, शेयर्स आर इश्यूड एट पार। मतलब आपको बाहर नहीं जाना, आपको इसके अंदर ही लिखना है, बट मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको ऑप्शनल एंट्री में और क्या लिख के दिया है, तो नेक्स्ट मैंने आपको ऑप्शनल एंट्री में सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट करके लिख के दिया है। तो क्या ये वाले क्वेश्चन में कोई असेट्स और इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है, तो ऑफ कोर्स हमने इसमें बेचा है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे लिख के दिया, देखो वाले क्या, द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ओके, तो कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को 10% प्रॉफिट पे क्या कर रही है, सेल कर रही है। दिख रहा है आपको, द पर्पज द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ओके, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पे, आपको इन्वेस्टमेंट कितना नजर आ रहा है, 4 लाख, इस 4 लाख के ऊपर 10% का प्रॉफिट है हमारा, तो हमारा अपना सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो प्रॉफिट वाली एंट्री हमें इसके अंदर पास करनी है, ठीक है। तो प्रॉफिट वाली अगर एंट्री रहेगी तो क्या पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट। अगर लॉस होता तो ये वाली एंट्री लिखता, अभी फिलहाल तो प्रॉफिट हुआ तो इसलिए प्रॉफिट वाली एंट्री में पास करता हूँ। तो सिंपल से आप लोग ऐसा ओन से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने एसेट्स को बेचा, इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो पैसा आएगा आपके पास, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपका इन्वेस्टमेंट आपके पास से जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपको प्रॉफिट हुआ, इसलिए प्रॉफिट होगा तो पीएनएल अकाउंट आपको क्रेडिट में लिखना है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। तो देखो, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितने का था, 4 लाख रुपीज का था, तो क्रेडिट में 4 लाख लिखेंगे। उसके ऊपर 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 4 लाख का 10% अगर मैं निकालता हूँ तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरा, 40,000। ओके, तो इसका मतलब मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा, 4,40,000 रुपये में। फिर ये दोनों को प्लस करके लिख देने का, क्योंकि डेबिट में और क्रेडिट में अमाउंट हमेशा सेम होती है। बस नरेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे एरो करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो बीइंग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट, हो गया। और इस तरह आपकी झोले में 15 से 20 मार्क्स आ जाएगा, 16 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का आए बस। तो लोगों को एंट्री तो इस टॉपिक में याद हो जाती है, बट लोगों को वैल्यू लिखना नहीं आता है। यहाँ पे खिचड़ी हो रहा है इसलिए लाइन मार देते हैं, आपको समझ में आएगा से। बस इस तरह आपको रिडम्पशन के सम को सॉल्व करना, मतलब जब भी हम लोग रिडम्पशन का सम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत इक्वेशन से करेंगे, फिर इक्वेशन के बाद फिर आपको जो काम बोला रहेगा फिर आपको वो करना है, तो मैंने वही काम यहाँ पे इसके अंदर किया। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। ओके, थैंक यू।